नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से विकास परियोजनाओं के लिए मांगी सहायता। आगामी रविवार को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। और डीब्राइट में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पर हुआ व्याख्यान। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 2024-26 बैच के 50 आईएफएस प्रोबेशनर्स का ग्रुप, जिसमें भूटान के 2 विदेशी ट्रेनी भी शामिल थे, अपने थीमेटिक टूर के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की। इस दौरान ग्रुप ने इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स के साथ लोक निवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए मिले। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से मुलाकात पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी। उन्होंने दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी के साथ कल संसद भवन में माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। माननीय सांसद ने मंत्री को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में बताया, ताकि अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा प्रस्तुत 144.61 करोड़ की 79 विकास परियोजना प्रस्तावों को लागू किया जा सके। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सौर ऊर्जा और महिला केंद्रों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है। श्री रे ने बताया कि वार्षिक बजट में पूंजीगत मद के तहत धन की भारी कमी के कारण, जो बजटीय आवंटन में कमी के कारण हुई है, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इन कार्यों को करने में असमर्थ रहा है। नतीजतन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत केंद्रीय सहायता मांगी गई है। माननीय केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय को प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाएगी और उन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी की 21वीं बरसी 26 दिसंबर को अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अबरडीन में सुनामी मेमोरियल में प्रशासन द्वारा मनाई जाएगी। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद अन्य गणमान्य व्यक्ति भी श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर मेमोरियल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। दक्षिण अंडमान जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों, पीआरआई विभागों व कार्यालयों के प्रमुखों, प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों से अपील की है कि वे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सवेरे 7:30 बजे तक मेमोरियल में मुख्य कार्यक्रम में शामिल हों। पोलियो के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने कल टीकाकरण दिवस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एच.एम. सिद्धाराजू ने बताया कि भारत जनवरी 2011 से वाइल्ड पोलियो के मामलों से मुक्त रहा है और पोलियो के खिलाफ भारत की अभूतपूर्व प्रगति के कारण मार्च 2014 में WHO द्वारा भारत सहित दक्षिण पूर्व क्षेत्र को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया है। निदेशक ने आगे बताया कि जब तक पूरी दुनिया वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस के आयात का खतरा बना रहेगा। इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार 21 दिसंबर को सिंगल पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का एक राउंड आयोजित किया जाएगा, जिसमें 0 से 5 साल के सभी बच्चों को बूथों पर बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी, जिसके बाद अगले 2 दिनों में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए टीकाकरण से वंचित बच्चों को ढूंढकर टीका लगाया जाएगा। इन द्वीपों में एयरपोर्ट, सीपोर्ट और अन्य ट्रांजिट पॉइंट सहित 489 बूथों पर इस राउंड के दौरान लगभग 20,600 से अधिक बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इस पल्स पोलियो टीकाकरण को एक अवसर के रूप में लेते हुए घर घर जाकर चलाए जाने वाले अभियान के दौरान स्वास्थ्य देखभाल टीम उन अन्य बच्चों की भी पहचान करने की कोशिश करेगी जिन्होंने नियमित टीकाकरण के तहत टीकों की खुराक छोड़ दी है, ताकि नियमित टीकाकरण का उच्च कवरेज हासिल किया जा सके। सभी पर्यटक और 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों वाले लोग भी इस कार्यक्रम के तहत कवर किए जाएंगे।
योग्य बच्चों के 100% कवरेज के प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने आम जनता से अपील की है कि वे रविवार 21 दिसंबर को अपने 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाने के लिए बूथ पर लाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्कूलों में पोषण शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा रही है। इस शिक्षा के माध्यम से प्रोटीन, संतुलित आहार और विटामिन के महत्व के बारे में बच्चों को जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भगवन हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। बारटांग के सुदूर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा में पोषण शिक्षा को रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने भूमिका अभिनय के माध्यम से प्रोटीन, विटामिन तथा संतुलित आहार के महत्व को समझा और उसे व्यवहार में उतारने का संदेश दिया। Hello everyone, I am Vitamin D. People call me the sunshine because I help your body observe calcium, making bones and teeth are strong. Thank you. Hello everyone, I am Protein. I help to build your muscles and repair your body tissues. Eat me daily to become strong. Hi friends, we are Minerals. Your body needs all of us in the right amount to stay strong, healthy and achieve fat. A balanced diet to get us daily. Hello everyone, I am Vitamin E. People call me also Beauty Vitamin because I keep your skin soft and glowing. Thank you. Hello everyone, I am Vitamin K. Do you know what I do for your body? I help your blood clot properly. If you get a cut or wound, I make sure that bleeding stops quickly. You get me from green leafy and broccoli. Thank you. Hello everyone, I am Protective Food. We are Protective Food. We keep safe and help you grow and make strong and healthy. Eat every day to fit and happy. We should eat fruits and vegetables. Thank you. Hello everyone, today you will meet some special food are called bodybuilding food. They help you protect our body to provide energy. For example, beans and rice. Hello everyone, I am fat. Many people thinking I am bad, but I am very important for the body. I give to energy to keep active. You need help healthy fat to work properly. इस अभिनव गतिविधि में विद्यार्थियों ने स्वस्थ भोजन और जंक फूड के बीच अंतर को मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। हम लोग जो ये रोल प्ले करे, हमारी मैडम जी ने सिखाया, हम ये सब क्या करने कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो चाहिए वो हमें ढंग से नहीं मिलता है, इसलिए हमारे मैडम ने हमें बताया कि क्या खाने से क्या मिलता है। इसीलिए हम डेली मैडम जो बताती वो हम खाते हैं। हमारे जैसे उन लोग भी रोज़ जो हमारी मैडम बोलती है वो सब उन लोग खाए और हम लोग उनको बताएंगे। हम सबको बैलेंस डाइट फूड खाना चाहिए रोज़। इस सफल शैक्षणिक पहल का श्रेय स्कूल की शिक्षिका मनोरंजिता को जाता है, जिन्होंने भूमिका अभिनय के माध्यम से पोषण शिक्षा को सरल, प्रभावशाली और रोचक बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने न केवल सीखा बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी प्राप्त की। Myself मनोरंजितम, आई एम फ्रॉम GSS ओरल कच्छा स्कूल। मैं क्लास 4th में EVS पढ़ाती हूँ बच्चों को। इनको मैंने एक छोटा सा एक रोल प्ले सिखाया था जिससे बच्चे सीख सके कि न्यूट्रिएंट से हमें जो भी प्रोटीन्स है, विटामिन है, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये बच्चे जान सके। इसके लिए मैंने एक रोल प्ले क्लास में कराई थी और बच्चों ने उसे बखूबी सीखा और इन्हें फॉलो भी करते हैं बच्चे, क्योंकि जो बच्चे प्रोटीन्स नहीं लेते थे, विटामिन्स नहीं खाते थे, सब्जियां है, भाजी है, अब वो बच्चे खाना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये रोल प्ले बहुत इनके लिए यूज़फुल है। यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि रचनात्मक शिक्षण पद्धतियां दूर दराज के विद्यालयों में भी बच्चों के ज्ञान, व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। खेल और युवा मामले विभाग कल से 21 दिसंबर तक उत्तरी और मध्य अंडमान के करमाटांग बीच पर बीच गेम्स का आयोजन करेगा। यह इवेंट ओपन कैटेगरी में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुला है। इस 3 दिवसीय इवेंट का मकसद खेल में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिताएं वॉलीबॉल, कबड्डी, ठग ऑफ वार, 50 मीटर और 100 मीटर स्प्रिंट, फुटबॉल, बीच स्पेक टकरा और बीच मलखंब में होंगी। द्वीप समूह के किसान बेहतर उत्पादकता के लिए जैविक खेती को अपना रहे हैं। कृषि विभाग भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कृषि विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्मी कंपोस्टिंग को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जो एक पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक खाद होने के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की जल धारण क्षमता, वायु संचार तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता को बढ़ाकर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करती है। साथ ही यह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम कर पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करती है। उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के रंगत ब्लॉक कदमतला की उत्तरा में कृषि विभाग द्वारा वर्मी बेड में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का प्रदर्शन आयोजित किया गया। जी, आज हम यहाँ पर श्री अवनी दास का फील्ड में आए हुए हैं। इनका वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर की ओर से वर्मी कंपोस्टिंग इन वर्मी बेड का डेमोस्ट्रेशन किया गया है। तो इस यहाँ पर किस प्रकार ये डेमो किया गया है और कैसा किया जाएगा, इनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ये क्या है, एग्रीकल्चर की ओर से दिया गया है। ये वर्मी बेड क्या है, हम लोग एग्रीकल्चर की ओर से इनको किसान को गिफ्ट करते हैं। साथ में क्या है, इसका इसमें बनाने के लिए तो इसमें क्या है इनको क्या है, जो भी ये देखिए, जो भी है हम लोग को किसान का खेत से जो भी कचरा वगैरह है, जो है घास वगैरह है या जो भी वो वहाँ पर कचरा वगैरह काटते हैं, उनको ही डाल के इसमें से ही वर्मी कंपोस्टिंग बनाया जाएगा। इसमें क्या है, हम लोग घास का यूज़ किए हैं, ग्लेरिसीडिया का पत्ती वो भी यूज़ किए हैं। तो क्या है, ये इसमें क्या है, वो कचरा वगैरह अपना खेतों का जो कचरा है वही सब यूज़ करेंगे। क्या है, इसमें केला का, जैसे अब केला हार्वेस्ट करने के बाद में जो पोर्शन बच जाता वो क्या है, काट के वेस्ट हो जाता, तो वो वेस्ट वाला चीज़ को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सब काट के चॉपिंग करके इसमें डाल देना है। डालने के बाद क्या है, किसान इसमें क्या करेगा, काऊ डंग स्लरी
यूज़ करेगा। वो क्या है, काऊ डंग या है उसको क्या घोल के उसका पानी को इसमें थोड़ा छींटना पड़ता है, मतलब डालना पड़ता है इसको डिकम्पोज होने के लिए क्या है, ये लेयरिंग करके ये बनेगा। तो क्या है, इसको फुल टैंक करना पड़ता है यही मटेरियल से। करने का बाद में इसमें क्या है, तो थोड़ा सड़ने लगेगा तो इसमें क्या है, वर्मी वार्म डालेंगे, इसमें अर्थ वार्म डालेंगे। वो क्या है, डाल के ये क्या है, वो इसका खाद बनाएगा। ये क्या है, ये खाद हम लोग का 3 महीना का अंदर में तैयार हो जाता है। ये क्या है, एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। हम लोग का क्या, किसान अपना खेती का कचरा ही यूज़ करके बना सकता है। 3 महीना में तैयार हो जाएगा। और एक बेड में अगर वो फुल भर के वो बनाता है तो उसको कम से कम 1 to 1.5 MT खाद इसमें बन जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें न्यूट्रिएंट है, हर एक न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल है। ये जो खाद में, वर्मी कंपोस्ट में क्या, ये अपने खेतों में यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, इनका खेत में किए हैं। वर्मी बेड हम लोग देंगे, साथ में क्या है और भी मटेरियल देते हैं कुछ तो वो दे के इनको ये करने के लिए किसान को फ्री में मिल रहा है। हम लोग डेमो क्या एग्रीकल्चर की ओर से ही करते हैं, करके पूरा गाइडेंस वगैरह जितना है सारा हम ही लोग देंगे। बीच बीच में हम लोग आके इसको चेक करते हैं, देखते हैं, गाइडेंस देते हैं। इस योजना के लाभार्थी किसान अवनीदास ग्राम उत्तरा को विभाग द्वारा न केवल तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया, बल्कि वर्मी कंपोस्ट बेड की स्थापना भी पूर्णतः निःशुल्क कराई गई। हम एग्रीकल्चर से जो खाद बनाने का जो कंपोस्ट किया है मैडम, वही हमको बना के दिया है, दिखा के दिया, उस तरह हम करता है। इसमें केला पत्ती, जिंदाबल्ली का पत्ती और केला पेड़ का जितना है वो सब डालते हैं इसके अंदर। ऊपर से गोबर का पानी, ये सब घास, ये सब मिला के हम लोग नेचुरल जो खाद है वो हम लोग बनाते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम आए, हम लोग को दिखा के गए हैं कैसा कैसा करना, क्या करना, क्या क्या पत्ती डालना, किस तरह बनाना, ये सब मैडम हम लोग को दिखा के गए। इससे किसान स्वयं जैविक खाद का उत्पादन कर अपनी खेती की लागत कम कर सकेंगे। कृषि विभाग के इन प्रयासों से अंडमान और निकोबार के किसान तेजी से जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे सतत कृषि एवं किसानों की आय में वृद्धि को बल मिल रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान श्री विजयपुरम के रिसर्च एंड इनोवेशन सेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के साथ मिलकर आज ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पर व्याख्यान का आयोजन किया। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के सिलसिले में आयोजित इस व्याख्यान में भारतीय तटरक्षक के क्षेत्रीय तकनीकी अधिकारी कमांडेंट नरेश कुमार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के महत्व, मकसद और क्रियान्वयन के बारे में बोलते हुए ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा ऑडिटिंग और उसके मापदंडों पर जोर दिया। इस मौके पर डीब्राइट के डीन डॉक्टर मुत्तु कुमारन ने भी अपने विचार रखे। इस व्याख्यान में संस्थान के विद्यार्थी और संकाय सदस्यों ने हिस्सा लिया। बकरी पालन न केवल किसानों को बल्कि युवाओं और स्व सहायता समूहों के सदस्यों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज बड़े पैमाने पर युवा वर्ग बकरी पालन को अपनाकर इससे लाभ प्राप्त कर रहा है। देखते हैं बकरी पालन पर एक खास पेशकश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बकरी पालन ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहा है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा स्थानीय नस्ल अंडमान लोकल गोट के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभाग की ओर से बकरी पालकों को नियमित प्रशिक्षण, टीकाकरण, परजीवी नियंत्रण के लिए डीवॉर्मिंग तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके। द्वीपों की आर्द्र जलवायु में परजीवी संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग उचित आवास, संतुलित पोषण और रोग निवारण उपायों को अपनाने पर बल दे रहा है। विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पशु प्रेमी और पूर्णकालिक रूप से बकरी पालन से जुड़ी सुंदरगढ़ पंचायत की प्रधान शारला कृष्णन बताती हैं कि वैज्ञानिक ढंग से किया गया बकरी पालन ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आय का मजबूत आधार बन सकता है। आज मैं आपको इस बकरी पालन के
बारे में बताने के लिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के। यहाँ मैं दिन को उनको छोड़ती नहीं हूँ, वो यहाँ पे माँ बाप से मतलब माँ से अलग रहते हैं और शाम को वे फिर वापस आने के बाद में माँ से मिलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बारिश में भीग जाते हैं और बाहर जाने से उनको तकलीफ़ होती है कि वे खेत में जाकर आ नहीं पाते हैं। तो ये मेरे छोटे बच्चे हैं और आगे चलिए मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे बड़ी बकरियाँ हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी बकरियों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ में बकरियों के लिए अलग अलग रूम है, पर अभी हमारे पास में बकरे नहीं हैं, इसके वजह से हम एक साथ बकरियों को रख रहे हैं। मेरे पास 19 बकरियां हैं और 19 में 2 बकरे हैं लेकिन छोटे हैं, और मेरे पास 11 बच्चे हैं और मैं इनको बहुत प्यार से पालती हूँ। ये मेरे पालने का एक मतलब ये ध्येय था कि मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है और मैं जानवरों से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैंने ये शुरुआत की थी। हमारे पास डॉक्टरों की टीम आती है, ये फ्री सर्विस देते हैं हमें। जब भी हमारे जानवर बीमार होते हैं या कुछ तकलीफ़ होता है तो उस समय हम डॉक्टरों को बोल रहे हैं कि वो आकर थोड़ा देख कर जाए, और उनका इतना सपोर्ट है हमें कि वे आते हैं और हमारे जानवरों को दवाई देकर जाते हैं। दूरी बहुत है हमारे मेडिकल जो वेटनरी मेडिकल से हमारे घर की दूरी बहुत ज़्यादा लंबी है, पर वो कभी भी इनकार नहीं करते। जब भी हम फ़ोन करते हैं 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। 1 घंटा का लंबा जर्नी है लेकिन आ जाते हैं। हमारे फ़ोन करते ही वे मतलब ये चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमारे जानवरों को देखें। हमारी डॉक्टर नजराना हमारे जब से यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे पोस्टेड हैं, तब से हमें और ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमारे जानवरों के लिए। तो आज हमारी वेटनरी डॉक्टर्स को भी मैं उनकी टीम को भी बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं। और मैडम जी के आने के बाद में तो हमें कई बार ऐसे ही जैसे वे दौरा करते हैं यहाँ के लिए तो किए हैं, और हमारे सारे गांव वालों के लिए आज हमारे पास ही नहीं, हमारे गांव में बहुत जन यहाँ बकरी पालन मुर्गी पालन सारे करते हैं, जानवर हैं। गांव वालों के लिए आड़े हाथ आता है, हाथ में पैसे आ जाते हैं। कभी जो भी कम दाम मिल रहे हैं पर भी हमें जब पालते हैं तो हमें फ़ायदा तो है ही। जब हमारे पास और कुछ काम नहीं है, पैसे के लिए हम बेचते हैं तो फ़ायदा तो है। दूध भी मिलता है, हमें दूध भी मिलता है और प्लस हमें मतलब जानवर बेचने के बाद में यहाँ काटते तो बहुत कम है, क्योंकि काटते तो कोई यहाँ पे मतलब ख़रीदता नहीं है जानवर का। जो हमारे मतलब बकरा या बकरियों का गोश्त बहुत ज़्यादा दाम है, इसीलिए कोई ख़रीदता नहीं है, इसीलिए उसको जानवर को ही बेच देते हैं हम। फ़ायदा तो होता है, नहीं होता है करके नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो पैसे मिल जाते हैं, इसीलिए हम पालते हैं। वहीं क्षेत्र की पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नजराना और उनकी टीम को इस इलाके में पशु प्रबंधन की जीवन रेखा माना जाता है। डॉक्टर नजराना के अनुसार बकरियों के लिए सूखे, हवादार और ज़मीन से ऊंचे शेड अत्यंत आवश्यक हैं ताकि नमी और बीमारियों से बचाव हो सके। साथ ही बीमार बकरियों और बच्चों के जन्म के लिए अलग स्थान की व्यवस्था भी अनिवार्य है। बकरी शेड है, ये बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बनाया गया है। इसका एक्चुअली में हम लोग मचान के तरह जो बकरी शेड बनाते हैं, इसका रीज़न ये है कि बकरी लोग जो है वो पानी से उस लोगों को बिल्कुल गीला रहना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मचान बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा फाँकी रखते हैं, जिससे कि उस लोग का जो सूसू और जो उस लोग का जो पॉटी है वो सब जो है नीचे चला जाता है और नीचे जो है डेली सफाई कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, उस लोग को जो गैस प्रोडक्शन वो सब नहीं होता है और जो उस लोग का
रहने का तरीका वो एकदम सही रहता है, सूखा रहता है, उस लोग को बीमारी नहीं होता है और गैस जो है वो उस लोग को हार्म नहीं पहुंचाता है हेल्थ के लिए। तो ये बकरी शेड में इसलिए कभी भी हम लोग जो है बताते हैं फार्मर्स को कि वो लोग मचान की तरह बनाए और इतना हाइट नीचे रखे कि उस लोग नीचे जाकर उसको सफाई कर सके, ठीक है। और बकरी शेड कभी भी बनाने से बच्चे का शेड अलग बनाया जाता है, गाभिन के लिए अलग बनाया जाता है और बकरा का अलग बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो गाभिन है उसको डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई चोट नहीं पहुंचता है। बकरा अलग रहने से क्या होता है, जो दूध देती वाली अम्मा को भी अलग रखते हैं, जो बच्चा दी है दूध देती वाली अम्मा को भी अलग रखते हैं। अगर अलग रखने से जो स्मेल जो आता है बोलते हैं ना, वो नहीं आएगा दूध में। तो ये जो है इसलिए कभी भी कंपार्टमेंट बनाते हैं और उसको जो है जैसे ये यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाई है, 2 हिस्सा की है, एक बकरा के लिए है और एक बकरी लोग के लिए है, ठीक है। और बच्चे का ये अलग वहाँ पे बनाई है। तो ये जो तरीका है, और हवा बराबर आना जाना चाहिए, बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आना है, जिसके लिए उस लोग जो है शीट्स डाले हैं और हवा बराबर पार होता है। तो ये हाइट जो है बकरी का ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जो गर्मी है, जो ह्यूमिडिटी है वो बाहर चले जाएगा। देखिए सोसू जो करने से वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये एक तरीका है बकरी शेड बनाने के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि बकरी पालन कम निवेश में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। मांस, दूध, खाद और रेशा जैसे अनेक उत्पादों से आय के अवसर उपलब्ध होते हैं। पारिवारिक श्रम का उपयोग, बाजार में निरंतर मांग और विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन की क्षमता इसे छोटे किसानों के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। उचित प्रबंधन और रणनीतिक योजना के साथ बकरी पालन न केवल रोजगार सृजन करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाते हुए लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाता है। कृषि विभाग ने द्वीप सुगंध पहल के तहत किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए सीमित समय के लिए बाजार तक पहुंच को मजबूत करने के लिए मसालों और शहद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और घर घर जाकर कलेक्शन की सुविधा शुरू की है। इस पहल का मकसद स्थानीय उत्पादकों से अच्छी क्वालिटी की उपज सीधे खरीदने के लिए एक आसान, पारदर्शी और किसान हितैषी सिस्टम देना है। इस पहल के तहत विभाग इच्छुक स्थानीय किसानों व मधुमक्खी पालकों से असली दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, काली मिर्च और तेज पत्ता जैसे मुख्य मसालों के साथ साथ शहद भी खरीदेगा। खरीद विभागीय दरों पर की जाएगी, जिससे किसानों को उचित और लाभकारी कीमतें मिलेंगी। विभाग द्वारा तय की गई दरों में काली मिर्च 2000 रुपये प्रति किलो, तेजपत्ता 1300 रुपये प्रति किलो, दालचीनी की छाल 2000 रुपये प्रति किलो, लौंग 2000 रुपये प्रति किलो, जावित्री 2500 रुपये प्रति किलो, जायफल 15 रुपये प्रति नग और शहद 1100 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV पीलो मिलो मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 4 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से विकास परियोजनाओं के लिए मांगी सहायता। आगामी रविवार को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। और डीब्राइट में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पर हुआ व्याख्यान। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।